वेलकम मेरे इस वीडियो में सभी का। एएसपी के इस सीरीज में आज मैं आपको बताऊंगा कि कोडिंग मॉडल्स कितने तरह के यूज होते हैं एएसपी में। कोड हम कैसे करेंगे, फाइल जो बनेगा तो उसकी कितने तरह की कोड यहाँ यूज होगी, इन सारे के बारे में मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो नॉर्मली आपको मैं पिछले वीडियो में ये इंडिकेट कर दिया था कि एएसपी में कंपोनेंट मैं ड्रॉ करूंगा यदि, तो उसका जो XHTML का कोड होगा वो ऑटो जनरेशन होता है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। और उस जो XHTML का कोड है उसका कोड आपको लगभग मिलता जुलता कोड होगा, सारे वो टैग्स यूज होंगे जो HTML में आप देखे हुए हैं। इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो जब आप कोई भी पेज बनाते हैं एएसपी में, तो सबसे पहला काम होता है कि आपको बैकएंड के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करना, कि जब हम कोड करेंगे किसी तरह के इवेंट की तो उसके लिए कौन सा लैंग्वेज हम यूज करेंगे अपने वेबसाइट में, ये लैंग्वेज आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप वेबसाइट को चूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस समय आपको ये एक चीज बताना पड़ेगा। इसके बाद आप वेबसाइट का नेम बताते हैं, और नेम बताने के बाद आप जब आप क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के बाद आपको ये फैसिलिटी एएसपी प्रोवाइड करता है कि आप दो तरह से आप हैंडल पूरे वेबसाइट को कर सकते हैं। यानी कि कोडिंग के प्रोसेस को यदि देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कोडिंग का जो मॉडल होता है वो कोडिंग का मॉडल दो तरह का एएसपी में मिलेगा। एक को कहते हैं इनलाइन मॉडल और दूसरे को कहते हैं कोड बिहाइंड मॉडल। तो इनलाइन मॉडल का मतलब हो गया कि इसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मिक्सिंग मार्कअप भी कहते हैं। मिक्सिंग मार्कअप का मतलब हो गया कि HTML का कोड यहां पर XHTML के कंसेप्ट में है, और इसके साथ हम जावा स्क्रिप्ट, VB, जिसका भी कोड चाहें मिक्स कर सकते हैं। और जो आपका फाइल इस ASP में बनेगा, जिसको कि हम लोग इनलाइन मॉडल कहते हैं, इसका एक्सटेंशन होता है .ASPX। यानी कि यहां पर मैं आपको दोनों कंसेप्ट को लिख दिया ताकि अच्छे से आपको बताया जा सके कि जब हम इनलाइन फाइल की बात करते हैं तो इनलाइन कोडिंग मॉडल्स में इसका जो फाइल बना उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .ASPX। यानी मिक्सिंग मार्कअप के फाइल का एक्सटेंशन हो जाता है .ASPX। लेकिन वही जब हम कोड बिहाइंड के फाइल्स को देखते हैं तो उसके एक्सटेंशन में आपको लैंग्वेज का एक्सटेंशन जुड़ता है, यानी .ASPX इसमें भी रहेगा, और इसके साथ जैसे हमने ये जो कोड लिखा है ये VB का कोड है, VB.NET का, तो यहां पर हो जाएगा VB। तो ये इसका एक्सटेंशन हो जाता है। यदि C# आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां CS हो जाएगा, और यदि जावा शार्प आप यूज करेंगे तो JS हो जाता है। तो ये यहां पर एक्सटेंशन जैसे ही आप देखेंगे कोड बिहाइंड का, तो ये आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि इसका जो कोड बिहाइंड फाइल की कोडिंग के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट किया गया है वो है आपको VB। एक्सटेंशन से आप देख करके पहचान सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर इस पर हमने क्या लिखा। तो देखो, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि HTML में आप कुछ भी लिखते हैं तो कंपोनेंट बनाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि जब XHTML है तो यहां भी जो लिखेंगे तो हम यूज कर सकते हैं उस कंपोनेंट को जो कि आप HTML में यूज करते थे। तो जब भी हम HTML में यूज किए तो जहां फॉर्म बनाने की बात आई तो फॉर्म टैग यूज करते हैं। तो देखो, आप ऊपर का मैंने पार्ट नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो कॉमन होता है। ऐसे यहाँ पर बॉडी, फॉर्म, डिव, ये सारा चीज आपको लिखा आएगा। आपको बीच में जो चेंजेस करने हैं वो सिर्फ करने होते हैं। जैसे ही आप पेज बनाएंगे तो इनलाइन मॉडल का ये सारा पार्ट लिखा हुआ आता है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ चेंज करना है। तो हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको इंडिकेट करने का प्रयास किया है कि ये पोर्शन और ये सारा चीज
आपका एज यूजुअल आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, जो करेंगे सारे से उससे रिलेटेड, जैसे हम लोग स्पेस देना चाहते हैं दो वैल्यू के बीच में, तो NBSP यूज करते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ भी यूज होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, मैं बताता हूं आपको। तो देखो जो इनलाइन मॉडल है, तो इनलाइन मॉडल आपको क्या पता है कि मिक्सिंग मार्कअप है। तो मिक्सिंग मार्कअप होगा तो यहां पर हम लिखेंगे कैसे, किसी भी चीज को डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो HTML में आप डिस्प्ले कुछ भी यदि करते हैं तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट आप लिख देते हैं, तो हमने भी यहां पर डायरेक्ट लिखा। तो देखो एक चीज आप याद रखिएगा कि यहां एक डेलिमिटर्स को हम यूज कर रहे हैं, ये एंगुलर ब्रैकेट और परसेंटेज साइन, यानी कि एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज साइन और फिर जो भी आपको डेलिमिटर इसके बीच में लिखना है, फिर परसेंटेज साइन और एंगुलर ब्रैकेट से इसकी क्लोजिंग हो जाती है। तो ये डेलिमिटर आपको ये इंडिकेट करता है कि यदि कोई अदर लैंग्वेज है जिसमें जैसे लूप चलाना है, कोई कंडीशन चेक करना है, इस तरह का जो भी काम करना है वो डेलिमिटर में करना होगा, क्योंकि HTML या XHTML ये आपको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है कि किसी तरह के कंडीशनल ऑपरेशंस को आप डायरेक्टली HTML में कर सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने यूज कर लिया इसको, और चूंकि इसका लैंग्वेज जैसा कि हमने VB सेलेक्ट किया है तो हम VB वाले कोड को इसके अंदर यूज कर रहे हैं। अब देखो आप कि इतना तक तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद वेरिएबल बनाने के लिए, जैसा कि आप VB 6.0 में पढ़े थे कि div स्टेटमेंट यूज होता है, तो चूंकि यहां पर हमने VB के बारे में इंडिकेट किया, तो यहां पर भी वेरिएबल बनाने के लिए देखो dim a as int 64 हमने यूज कर लिया। int 64 यानी कि ये आपको इंडिकेट कर रहा है, देखो जब हम 1 बाइट का डेटा की बात करते हैं तो 8 बीट हो जाता है, 16 बीट यानी 2 बाइट हो गया, 32 यदि लेकर के चलेंगे तो ये कितना हो गया, 4 बाइट हो गया, 64 हो गया तो क्या हो गया, 8 बाइट हो गया, यानी कि लॉन्ग इंटीजर के रेंज को ये सपोर्ट कर गया। मैं इंडिकेट कर दिया आपको, ये .NET फ्रेमवर्क से लिया हुआ डेटा टाइप है। अब यहां पर जब 64 है तो यानी एक वेरिएबल बना और इसको फॉर लूप से हमने स्टार्ट किया, तो फॉर के अंदर डाला a = 0, इनिशियल वैल्यू हो गया 0, लेकर के चले कितना 6 तक। इसलिए क्योंकि यहां पर जब आप देखते हैं फॉन्ट को यदि हम दिखाएं, डिस्प्ले करें, तो फॉन्ट का साइज हम इंक्रीज करते हैं 1 to 6 तक में, वो बेटर आपको छोटा से बड़ा की तरफ दिखेगा। तो देखो यहाँ ये स्टेप 1 कर दिया और डेलिमिटर को हमने बंद कर दिया। अब इसके बाद हम क्या किया, HTML के कोड को यूज कर रहे हैं कि यहाँ क्या फॉन्ट साइज इक्वल टू, फॉन्ट साइज उसकी प्रॉपर्टी हो गई, फॉन्ट टैग है, साइज प्रॉपर्टी हो गई, इक्वल टू दे करके आप यहाँ पर वैल्यू देते हैं। तो ये वैल्यू हमको लेना कहां से है, A से लेना है। तो फिर हमने एंगुलर ब्रैकेट देकर के डेलिमिटर स्टार्ट किया और यहां पर दे दिया A को देने के बाद डेलिमिटर बंद किया, डबल कोट बंद किया, और ये जो फॉन्ट का टैग था इसको ऑफ कर दिया। फॉन्ट का टैग यहाँ पर उसका जो एंगुलर ब्रैकेट है वो बंद किया, मैं फॉन्ट को अभी ऑफ नहीं किया, मैंने पूरा टैग ऑफ नहीं किया, सिर्फ इसके क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट को हमने डाल दिया। ये एक हो गया। अब इसके बाद ये मेरा मैसेज हो गया, उस बीच में मैसेज में आपको जो डालना है आप डाल दो। मैसेज देने के बाद ये जो फॉन्ट टैग था, इस फॉन्ट टैग को यहाँ ऑफ टैग में डाल दिया, ये बंद हो गया। इसके बाद BR इसलिए दिया कि मल्टीपल टाइम्स ये जब चलेगा, यानी कि 6 बार से मैंने 7 बार चलेगा ना, 0 से लेकर के 6 टाइम, 7 टाइम्स ये रिपीट करेगा तो हर एक बार जो ये मैसेज आए वो BR यानी कि लाइन बदल जाए। सारा HTML का कोड है इसमें। और इसके बाद फॉर की जो एंडिंग होती है, आप VB 6.0 पढ़े हैं तो आपको ये मालूम है कि इसकी एंडिंग नेक्स्ट से होती है, नेक्स्ट और उसका वेरिएबल का नेम देते हैं। तो यदि एक ही लूप है तो उसमें वेरिएबल के नेम को देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब नेस्टेड देते हैं तो ये नेक्स्ट किसका है इसको इंडिकेट करने के लिए वेरिएबल का नेम देते हैं। तो यहां पर हमने नेम नहीं दिया, डायरेक्ट नेक्स्ट डाल दिया, चूंकि एक ही फॉर था तो उसकी एंडिंग हो गई, div की क्लोजिंग, फॉर्म की क्लोजिंग और बॉडी की क्लोजिंग, देन इसी तरह से HTML की लास्ट में क्लोजिंग हो जाएगी। तो ये जो मेरा बना पूरा जो इनलाइन मॉडल है, इनलाइन मॉडल में जो कोड लिखा गया, तो इसको सिंपल वे में हम लोग ये कहते हैं कि ये क्या है, मिक्सिंग मार्कअप है। अब यहां पर जब आप कोड लिख दिए तो सारा कुछ देखो HTML के फॉर्म में है, मामूली चेंजेस किए हैं कि जहां भी हमको कंडीशन और लूप की आवश्यकता होगी उसको हम डेलिमिटर के अंदर डालेंगे। देख लो ये डेलिमिटर के अंदर आपको डालना है। डेलिमिटर यदि आप नहीं देंगे तो वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, यानी HTML किसी भी वेरिएबल से वैल्यू को डिस्प्ले डायरेक्टली नहीं कराएगा, हमको उसको डेलिमिटर के अंदर डालना पड़ेगा।
ताकि ये XHTML ये समझ सके कि ये जो इसके अंदर डिफाइंड वेरिएबल डिफाइंड कोड है वो मेरा नहीं है, बल्कि जो लैंग्वेज इस वेबसाइट को क्रिएट करने के समय सेलेक्ट किया गया है उस लैंग्वेज का ये डेफिनेशन है। तो इसी के लिए हमको डेलिमिटर देना पड़ेगा। और ये याद रखना है कि इनलाइन मॉडल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .ASPX, यानी कि जब आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो देखेंगे कि उसका एक्सटेंशन आपको .ASPX शो करता है। अब बात आती है कि आखिर हम कोड बिहाइंड को क्यों यूज करें। तो आप एक चीज यहां देख करके समझ सकते हैं कि जब हम XHTML कोड के साथ किसी दूसरे लैंग्वेज के कोड को लिखेंगे तो उस कोड को डिटेक्ट करना, यदि किसी तरह का एरर जनरेट हुआ तो इस मिक्सिंग मार्कअप में बहुत टफ हो जाएगा, यानी कि जो कोड होगा इनलाइन का वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जब कोड बड़ा हो जाएगा तो उसमें डिटेक्शन और उसका करेक्शन ये टफ होगा। तो हम लोग करते क्या है कि इसको फरकेट कर देते हैं कि जो हमारा इवेंट देना है उस इवेंट को हम अलग कर देते हैं। इवेंट ऐसे आप डायरेक्ट इस मोड में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग कर देंगे। तो जो ये अलग कर दिया जाता है इवेंट को, तो इसी को कहा गया क्या, आपका कोड बिहाइंड मॉडल, कि हम उस पर जितने भी बटन्स हैं फॉर्म के लोड पर या जो भी इवेंट जनरेट हो सकता है उन सारे को एक अलग फाइल में स्टोर कर देते हैं। तो इस तरह का जो कोडिंग का फर्केशन हुआ, इस फर्केशन का नाम दे दिया गया क्या, कोड बिहाइंड मॉडल। कोड बिहाइंड मॉडल का एक्सटेंशन होता है कि सबसे पहले .ASPX और इसके बाद फिर डॉट और डॉट लगने के बाद उस लैंग्वेज का नाम देते हैं जिस लैंग्वेज को हमने इस वेबसाइट को क्रिएट करने के समय सेलेक्ट किया बैकग्राउंड कोडिंग के लिए। तो यहां पर जैसे मान लो आपका VB है तो VB आ जाएगा। अब ये जो क्लास यहां पर बाय डिफॉल्ट डिफाइंड रहता है वो अंडरस्कोर डिफॉल्ट नाम से डिफाइंड रहता है, और इसके साथ एक कीवर्ड लग जाता है पार्शियल। पार्शियल का मीनिंग ये होता है कि ये कंपाइलर को ये इंडिकेट करता है, यानी सर्वर को ये बताता है कि इस नाम से और भी फाइल्स हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यही है। तो अब इसके बाद इस क्लास को यानी लिंक जो करते हैं तो वो बेस क्लास मेरा हो जाता है कौन, पेज वाले क्लास से। तो यहां पर इनहेरिट करते हैं, तो इनहेरिट करने के लिए इनहेरिट्स कीवर्ड को यूज करते हैं। system.web.ui.page से हम इसको लिंक कर लेते हैं, और लिंक करने के बाद आप जैसे ही डबल क्लिक कीजिएगा ब्लैंक पेज पर, जैसे ही वेबसाइट क्रिएट किए उसके बाद जो ब्लैंक पेज आएगा उस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये इतना सा लिखा हुआ आ जाएगा, ये भी आ जाएगा लिखा हुआ, सिर्फ इस बीच का कोड आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा जिसमें मैंने वेलकम लिखा है। अब आप इसको समझिए जरा सा कि प्रोटेक्टेड सेक्शन है ये, सब हो गया तो सब रूटीन बना, और सब रूटीन का के अंदर यानी कि जो इवेंट है मेरा वो इवेंट का नाम क्या है, पेज अंडरस्कोर लोड, यानी कि जब पेज लोड हो यानी जैसे ही हम रन कराएं तो उसी समय ये मैसेज हमको आना चाहिए, यानी कि रन करने के बाद जो पेज खुलता है उस पर ये मेरा मैसेज आना चाहिए। तो लोड हो गया। अब देखो बाय वेल, तो आपको जैसा कि VB में आप जानते हैं कि दो तरह के पैरामीटर को ये फॉलो करता है किसी भी मेथड या सब रूटीन के अंदर, जिसको एक को कहते हैं बाय वेल और एक को कहते हैं बाय रेफ। बाय वेल का मतलब हो गया कि वैल्यू, तो यानी कि जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना कि वैल्यू पास कर रहे हैं, तो वैल्यू पास करें तो पास बाय वैल्यू, तो वही चीज हो गया बाय वेल। और इसी जगह पर यदि बाय रेफ होता REF, तो बाय रेफ का मतलब हो गया कि हम रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो दोनों में आपको पैरामीटर के डिफिनेशन में अंतर हो जाता है कि बाय वेल का मतलब है कि जब हम फॉर्मल आर्गुमेंट पर कोई चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट हमको एक्चुअल आर्गुमेंट पर नहीं होगा इन केस ऑफ बाय वेल, लेकिन बायरेफ के केस में ऐसा नहीं होता है। बायरेफ में जब हम फॉर्मल आर्गुमेंट पर चेंज करेंगे तो एक्चुअल आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो यहां पर ये बाय वेल है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा, और हैंडल्स कर रहा है किसको, मी रिप्रेजेंट करता है करंट क्लास को, करंट क्लास को, यानी कि फॉर्म जो बना हुआ है उस फॉर्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है मी डॉट लोड, यानी जब ये फॉर्म क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, पेज जो है वो लोड हो रहा है। अब यहां पर एक लेबल ऑलरेडी बना हुआ है और उस लेबल पर हमने डाल दिया वेलकम, तो क्या, और यहां देखो
इंड सब है तो इंड सब हो गया, तो सब रूटीन जब बनाए तो इसकी इंडिंग होती है इंड सब से, और इंड क्लास हो गई इंडिंग कि जो भी मेरा क्लास रहेगा, क्लास जैसे अंडरस्कोर डिफॉल्ट है उसकी ये क्लोजिंग हो गई। एक चीज आप यहां पर ध्यान दीजिए, क्या ये जरूरी है कि हम यही लिखेंगे? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। यदि मान लो लेबल है, कंपोनेंट है, हम उस पर भी लिख सकते हैं, या नहीं तो हम चाहते हैं कि नहीं ये डायरेक्ट पेज पर लिख दे, जो पेज आपका खुलेगा उस पेज पर डायरेक्ट लिख दे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट मेथड को, जो कि रिस्पॉन्स के अंदर डिफाइंड है। तो रिस्पॉन्स के अंदर डिफाइंड है, तो इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट राइट, और ब्रैकेट के अंदर ये मैसेज उठा करके आप डाल दीजिए। तो ये इस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम कंपोनेंट पर ही लिखेंगे, हम जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे हम इसको लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट पेज पर मैसेज आएगा, ये लेवल पर आएगा और ये डायरेक्ट पेज पर आएगा। तो ये दो मॉडल्स है, तो जितने भी इवेंट है, इवेंट मेरा एक साइड हो जाएगा और जो मेरा XHTML या HTML का कोड है वो एक साइड हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि आपका पेज या जो लिखने का तरीका है वो एक साफ सुथरा रहेगा, और हमारा जो माने यदि किसी तरह की कोई बग आ गया तो उसकी डिबगिंग भी आसान होगी। अब यहां पर देखिए, ये जो क्लास है ये क्लास लिंक रहता है किस क्लास से? तो ASPX से। यहां पर जब आप देखिएगा इसके डिफिनेशन को, तो जो मेरा XHTML का कोड है, XHTML के कोड में सबसे जो पहला लाइन होता है उसमें इसको कॉल किए हुए रहता है, किस नाम से? तो जब देखेंगे कि आप इनहेरिट्स किया हुआ होगा, इनहेरिट्स इक्वल टू अंडरस्कोर डिफॉल्ट, यानी इस क्लास को वो कॉल किए रहता है, डिफॉल्ट वाले क्लास को अपने अंदर। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो एग्जीक्यूशन के बाद ये आपका क्लास ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया है कि कोड किस तरीके से लिखेंगे। क्योंकि इसकी पूरी कोड मैं जब बताऊंगा तो उस समय मैं प्रयास करूंगा कि स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि इस पर लिख पाना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए क्योंकि लगातार बताना भी है और लिखते भी जाना है, जबकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये आसान होगा। मैं कोशिश करूंगा सारे का कि स्क्रीन रिकॉर्ड करूं और स्क्रीन रिकॉर्ड करके 1 बाय 1 सारा स्टेप आपको मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।